नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर बैरन रॉथशाइल्ड और वहां से लेकर लॉरेंस ऑफ अरेबिया तक अल-नकबा की एक बड़ी दास्तान है जिसका इख्तिताम 1948 में हुआ। ये वो कहानी है जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आइए आपको बताता हूं कि फलस्तीनियों को उनके घर से बेघर करने की दास्तान कैसे शुरू होती है और कहां तक जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अल-नकबा, फ़लस्तीन और कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिस पे अक्सर बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, मिन्स करते हैं वर्ड्स को बोलते हुए। आई वोंट डू दैट। 1948 अल-नकबा, 7 लाख फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर कर दिए जाते हैं। इसको कैटास्ट्रोफी कहा गया। कैटास्ट्रोफी मतलब क़यामत। 1946-1947 का ये ज़माना था और उसके बाद पाकिस्तान बना। इसराइल भी तकरीबन इसी ज़माने में, कमोबेश इसी ज़माने में वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पहले अल्फाज क्या थे इसराइल की क्रिएशन के बाद कि ये एक नाजायज़ औलाद है मगरिब की। इट इज़ एन इलेजिटिमेट बेबी ऑफ द वेस्ट। ये बात सुन के मुझे पता है बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान होंगे जो इसराइल से मरासिम को बहुत हद तक बढ़ाना और मामूल पे लाना चाहते हैं। हु इज सेइंग इट? द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डेविड बेन गुरियन एक सयूनी लीडर था और पहला वज़ीर आज़म बना इसराइल का। उसने एक टेलीग्राम लिखा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और कहा कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। जवाब दिया जा सकता था उस टेलीग्राम का। गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा जवाब कोई नहीं हो सकता था जो कायद आज़म ने दिया, और वो था दैट टेलीग्राम रिमेन अनआंसर्ड। उस टेलीग्राम का कायद आज़म ने इस काबिल भी नहीं समझा कि उसका कोई जवाब दे दे। ये सारी बातें आपको बताने की वजह यह थी कि अल-नकबा जो कि 1948 की मई की तारीखों में कहीं कंप्लीशन हुई इसकी, उसमें तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर किया गया था। लेकिन यह अल-नकबा 1940, 45, 46 की बात नहीं है। इसकी हिस्ट्री को अगर हम टटोलें तो 1799 में पहली मर्तबा नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कोशिश की थी कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदी आबादकारी कराई जाए और उसके बाद वहाँ पर एक यहूदी नेशन बनाया जाए, अ ज्यू नेशन। इसने घेरा डाला फ़लस्तीन का। नेपोलियन बोनापार्ट ने, उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का शहंशाह था फ्रांस का, और फ्रांस के इनकलाब के फ़ौरन के बाद ही टुक ओवर फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट के आमने सामने उस वक्त जो लोग थे वो थे सल्तनत उस्मानिया के लोग। उन्होंने रेजिस्टेंस दी और वो प्लान फेल हो गया। लेकिन ज़्यादा अरसे दुनिया ने सब्र नहीं किया इस पर, और एग्जैक्टली 40 साल बाद ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर एक चिट्ठी लिखता है सुल्तान सल्तनत उस्मानिया को कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करें। ये वो ज़माना था जब सल्तनत उस्मानिया भी काफ़ी डामाडोल हालात में थी। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 यहूदी उस वक्त, सिर्फ 3000 यहूदी उस वक्त आबाद थे फ़लस्तीन के अंदर। ये सब हालात के बाद यहूदी आबादकारी बढ़ने लगी और सबसे मेजर जो ब्रेक थ्रू मिला ज्यूज़ को, वो मिला 1882 के अंदर। 1882 के अंदर 30 फैमिलीज ऑफ ज्यूज़ दे वर मेड टू सेटल इन पैलेस्टाइन, और इसको स्पॉन्सर करने वाला बंदा कौन था? बैरन रॉथशाइल्ड, नाम आपने सुना होगा। Baron Rothschild became the first biggest sponsor
जिसने यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया। अभी पिछले दिनों, कोई महीना 2 महीना पुरानी बात है, बैरन रॉथस्चाइल्ड IV पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए थे और वो पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान को मदद करना चाहते थे। बात को आगे लेके चलते हैं, 1885 की बात करते हैं। ऑस्ट्रियन राइटर नेथन ज़ेम्बा, ही वॉज द जेंटलमैन जिन्होंने पहली मर्तबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ज़ायनिस्ट और ज़ायनिज़्म। अब ये ज़ायनिस्ट क्या होता है? एक ज़ायनिस्ट को डिफ़ाइन हमने पहले भी किया है, छोटा सा आपकी याद दहानी के लिए, कि ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट और ज़ायनिस्ट तहरीक ऐसी तहरीक है जिसने इंश्योर करना था एक यहूदी रियासत का अरब में क़याम। अच्छा, ये भी बात आपको बताता चलूँ कि सारे ज्यूज़ जो हैं वो ज़ायनिस्ट नहीं होते। ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल गिमिक ज़्यादा है, इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक दैन अ रिलीजियस सेंटिमेंट। पहली ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जनाब बासल, स्विट्ज़रलैंड में, और ये साल है 1897 का, 29 अगस्त से 31 अगस्त तक। अच्छा, इसको चेयर कौन करता है? थियोडोर हर्ज़ल। थियोडोर हर्ज़ल चेयर करता है कांग्रेस को, और वो कौन है? वो बानी है ज़ायनिज़्म का, यानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट का बानी थियोडोर हर्ज़ल इसको चेयर करता है, इसको अरेंज करता है, और पहली मर्तबा ज़ायनिज़्म के ऊपर तहरीक इशू होती है। 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाती है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1907 में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनती है और क्यों बनती है। 1907 की स्ट्रैटेजी ये बनती है कि हमने एक यहूदी रियासत कायम करनी है राइट इन द हार्टलैंड ऑफ अरब, क्योंकि ये एक बफर स्टेट होगा। अच्छा, बफर स्टेट से क्या मुराद होती है? बफर स्टेट से मुराद ये होती है कि वो ये समझते थे, यानी यूरोपियंस ये समझते थे कि एक मुसलमान स्ट्रॉन्ग अरब, कंप्लीट अरब, उनके लिए टैकल करना मुश्किल होगा। उनके लिए आसान तब होगा जब एक बफर स्टेट, एक और जो कि मुसलमान स्टेट ना हो, वो बीच में मौजूद हो। तो दैट वाज द रीज़न Israel was in the strategy of Britishers since late 19th and early 20th century, 1907। अब 1907 की इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेयर कौन करता है? खाइम वाइजमैन, जो कि ये भी एक जानशीन था थियोडोर हर्ज़ल का, ही वॉज अ ब्रिटिश ज़ायनिस्ट, और एक रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट की जाती है बहुत बड़ी। पार्टनर अगेन द सेम वन, बैरन रॉथस्चाइल्ड। ही इज़ द सेम जेंटलमैन जिसने 1882 के अंदर कुछ यहूदी फैमिलीज़ आबाद की थी। इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, और बैरन रॉथस्चाइल्ड की इस इन्वेस्टमेंट की वजह से पूरा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था मर्ज बिन उमर, और 60,000 फार्मर्स, 60,000 फार्मर्स को उनकी ज़मीनों से निकालकर यहूदियों को आबाद किया गया। ये आबादकारी जो यहूदियों की गई, ये सेकंड फेज था आफ्टर 1882, which really set up the tone for Jews to come in flocks, come in bulk, आए वो और फ़लस्तीन में आबाद हो। अब जब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंपेयर करता हूँ आजकल की सियासी सिचुएशन से, रीजनल एंड इंटरनेशनल, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि इंडियंस इसी का छापा लगा रहे हैं। वाई आई एम सेइंग छापा लगा रहे हैं? 2019 में जब ये कश्मीर को अपना अटूट अंग कहकर और तमाम स्पेशल जो प्रिविलेजेस थे कश्मीर के, उनको गस्ब कर लेते हैं, उसके बाद से वो चेंज ऑफ डेमोग्राफी पे आते हैं। और चेंज ऑफ डेमोग्राफी ही शुरू की गई थी जब यहूदी रियासत कायम करनी थी। अभी कश्मीर स्टेट को ख़त्म करना है, इंडिया ने पूरा काबिज़ होना है, तो यहाँ पे भी डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है। अब मैं डेमोग्राफिक चेंज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मुसलमान फ़लस्तीन में भी ज़्यादा थे, मुसलमान कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है और उनकी जगह हिंदू पंडितों को आबाद किया जा रहा है, वैली के भी अंदर और अदरवाइज़ कश्मीर में भी। पहले ये कानून हुआ करता था जब 2019 से पहले कि कोई भी हिंदुस्तानी कश्मीर में ज़मीन
नहीं खरीद सकता, जायदाद नहीं बना सकता। वो कानून हो गया एबॉलिश। अब हिंदू आ रहे हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आ रहे हैं, गैर कश्मीरी, मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, ताल्लुक़ है नेशनैलिटी से। गैर कश्मीरी आ रहे हैं और उनको ज़मीनें दी जा रही हैं, आबाद किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बैरन रॉथस्चाइल्ड ने आबाद किया था यहूदियों को फ़लस्तीन में। 1907 के बाद एक बड़ा इवेंट आएगा 1914 का, और 1917 में ब्रिटिश आर्मी जेरूशलम में एंटर कर जाएगी। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फलस्तीन जिंदान फरांसीस का मैखाना सलामत, पुर है मैं गुल रंग से हर शीशा हलब का, है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। मकसद है मुलूकियत इंग्लिश का कुछ और, किस्सा नहीं नारंज का या शहद रुतब का। नाइनटीन 14 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, दुनिया डिफरेंट ब्लॉक सिस्टम्स में जाती है, कोई किसी का अलाई हो जाता है, कोई किसी के साथ एक्सेस पावर में चला जाता है, और सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ होती है। जर्मनी के साथ होने की वजह से सल्तनत उस्मानिया को बहुत नुकसान भी पहुंचता है, और यही वो ज़माना होता है जब सऊदी फैमिली जो अभी इस वक्त हुकूमत कर रही है उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ से सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए फ्रॉम दी अरब लैंड। प्रिसाइसली कमिंग बैक टू फ़लस्तीन इशू और यहूदी आबादकारी के ऊपर, ब्रिटिश फोर्सेस जो इजिप्ट में होती हैं 1914 में, वो इजिप्ट में होने के बावजूद पूरा सपोर्ट करती हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट को इन पैलेस्टाइन। ये प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लान करके क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये काम किया जाता है। 1915 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैक्ट होता है फ्रांस और ब्रिटिशर्स के दरमियान, और उसके अंदर अगेन जो दो मेन किरदार होते हैं वो होते हैं रॉथस्चाइल्ड एंड काइम वाइसमैन। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी यहूदी आबादकारी का एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था, और अब वो 1915 तक बात पहुंच जाती है, और फ्रांस और जर्मनी दोनों मिलके, और जहन में रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट भी 1799 में गया था ज्यूश सेटलमेंट के लिए इन पैलेस्टाइन। तो ये पुराना एक दुश्मनी दोस्ती का एक लव एंड लॉस रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठे हैं और लॉबिंग की जाती है ज्यूश सेटलमेंट्स को बढ़ाने के लिए। 1917 में 7 दिसंबर को ब्रिटिश फोर्सेस एंटर हो जाती हैं यरूशलेम में। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट नाउ। यहाँ से वो मैंडेट शुरू होता है ब्रिटिशर्स का 1917 से, जो कि 1948 तक जाता है। वो ब्रिटिश मैंडेट जिसमें ज़ायनिस्ट मूवमेंट को पूरा सपोर्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से मिलता है, और फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है। अल नकबा का बेसिक जो थ्रैश होल्ड है इंक्रीज़ का, वो 1914 से 15 से यहाँ से शुरू हो जाता है। 50,000 ज्यूज़ के साथ एक इवेंट किया जाता है यरूशलेम में। उस वक्त तक 50,000 ज्यूज़ पहुँच गए होते हैं यरूशलेम में, और यहाँ पर एक बड़ा इवेंट किया जाता है। काइम वाइसमैन करता है वो इवेंट, और यहाँ पर तमाम ज्यूज़ इकट्ठे होते हैं, एंड दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग that now they are in the heartland of Arabs। Zionist movement की पहली बड़ी फतह। 1919 एक पैक्ट होता है। Now this is the pact and this is the turning point where I can easily feel the surrender of Arabs in front of Britishers। What happens? फैसल बिन हसन और काइम वाइसमैन के बीच में जो एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे में क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि एक यहूदी एक ज्यू नेशन बनेगा इन पैलेस्टाइन। इस मुआहदे को वाइसमैन फैसल मुआहदे के नाम से याद किया जाता है।
इसमें एक मीडिएटर का भी बड़ा ज़बरदस्त सा कैरेक्टर, एक फ़िल्मी सा कैरेक्टर है जो कि जिस पे हमने फ़िल्में देखे हैं इसलिए उसको मैं फ़िल्मी कह रहा हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल एडवर्ड लॉरेंस, ये MI6 के एक ऑफिसर का नाम है और ये मीडिएटर के तौर से इन दोनों साहिबान के साथ मौजूद होता है वहाँ पर। एंड ही इज़ द फेमस लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जो मैंने आपको बताया था 1914 जैसे ही स्टार्ट होता है और ब्रिटिश फोर्सेस सपोर्ट करती हैं क्लिंटस्टाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो ये उसका फल 1919 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के थ्रू उनको मिलता है। ये सब एक्टिविटीज़ एंटी पैलेस्टीनियंस हो रही हैं। 1922 में पैलेस्टीनियन फार्मर मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1925 में 33,000 यहूदियों को लाया जाता है, आबाद किया जाता है। अगेन फार्मर्स को बेदखल किया जाता है उनकी ज़मीनों से, और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत बड़ी तहरीक जिसको बुराक तहरीक कहते हैं। ये बुराक मूवमेंट क्यों शुरू हुआ और ये बाद में इनकलाब में कैसे कन्वर्ट हुआ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर और ये इस हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। हुआ कुछ इस तरह के वेलिंग वॉल पर एक सेरेमनी की गई। वेलिंग वॉल वो दीवार गिरिया जिसको कहते हैं, ये वो दीवार है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़तह करने के बाद यरूशलेम को। उससे पहले जो चीज़ें तबाह हो गई थी उनको नए तरीके से बना दिया गया था, लेकिन ये दीवार पुरानी हालत में है। इसको इसलिए वेलिंग वॉल कहते हैं और यहूदी वहाँ पे दीवार गिरिया में रोते हैं खड़े होकर। फरहान अली फादी ने उस पूरी वेलिंग वॉल की सेरेमनी के बाद एहतजाज शुरू किया और एहतजाज इतना फैल गया कि बहुत सारे फ़लस्तीनियों को उसमें शहीद कर दिया गया। 17 जून 1930 एक इम्पॉर्टेंट डे है फ़लस्तीन की हिस्ट्री का, जहाँ पे 3 फ़लस्तीनियों को एग्जीक्यूट किया गया। एकर्स के कब्रिस्तान में, एकर्स एक शहर का नाम है, उसके कब्रिस्तान में ये तीनों फ़लस्तीनी आज भी मदफून हैं और उनकी कब्र के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम तो अपनी जान दे बैठे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं अरब और मुस्लिम दुनिया को कि वो कभी भी किसी गैर कौम पर एतबार ना करें। ये वर्सेस उस कब्र पे, उन तीनों की कब्र पे लिखे हुए हैं। अरबों ने उस ज़माने में एक बड़ी कोशिश की इनको बजाने की, लेकिन एज़ यूजुअल ब्रिटिशर्स ने अरब्स का साथ नहीं दिया। ये तारीख़ का एक कड़वा वाक़या है और जहाँ तक उससे कुछ सीखने का ताल्लुक़ है, मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स को देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा होता है कि हमने इससे कुछ सीखा नहीं और इन फ़लस्तीनियों की कब्र पे जो लिखा है शायद वो हम पढ़ते भी नहीं। पहले 10 साल जो ब्रिटिश मैंडेट के हैं, उन 10 सालों में तकरीबन 1,75,000 यहूदी आबाद हो चुके थे फ़लस्तीन में, यानी बात 50,000 से 1,75,000 ज्यूज़ तक पहुंच चुकी थी, जो 1917 में जब ब्रिटिश मैंडेट स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर 1,75,000 ज्यूज़। 1933 में फरहान अल-फादी का मूवमेंट जो था, बुराक मूवमेंट, उसको तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट दोबारा इंक्रीज़ हुए और इसकी रीज़न ये थी कि फ़लस्तीनियों को ज़ायनिस्ट मूवमेंट के एम्स और उनका जो टारगेट था वो अच्छी तरह समझ में आ रहा था। 1933 में एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गए थे और रीज़न ये थी कि फ़लस्तीनी अच्छी तरह इस बात को समझ गए थे कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अगराज़ व मकासद हैं क्या। वो तमाम फ़लस्तीनियों को अरब ज़मीनों से निकालना चाहते थे और यहूदियों को वहाँ मुकम्मल तौर पे आबाद करना चाहते थे, यानी उनसे उनकी ज़मीनें, उनकी आज़ादी छीनने का प्लान वो अच्छी तरह समझ चुके थे। इसलिए एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो गए, बहुत सारे फ़लस्तीनियों को मार दिया गया। तकरीबन मुबालग़े को अगर हम साइट पर भी रखें तो 10,000 फ़लस्तीनी उस ज़माने में शहीद हुए। जॉन फ्राइडे ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इनकी बड़ी शिकायत की गई फ़लस्तीनियों की तरफ से कि जॉन फ्राइडे जो है ये साथ दे रहा है उन मिलिशियाज़ का जो कि सहयूनी यानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट का साथ दे रहे हैं और ये इन्वॉल्व है फ़लस्तीनियों की किलिंग के अंदर और उनको बेदखल करने के लिए उनकी ज़मीन से।
इतनी शिकायत के बावजूद 4 साल बाद उसको किंग्स पुलिस अवार्ड मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त भी अरब्स और उनका लव फॉर द ब्रिटिशर्स ये ख़त्म नहीं हो रहा था। ये सब कुछ बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि ब्रिटिशर्स कैसे ज़ायनिस्ट मूवमेंट का साथ दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों को बेदखल कर रहे हैं। लेकिन अरब्स अभी तक ब्रिटिशर्स से बहुत सारी उम्मीदें रखते थे, शायद उनको आखिरी मौका देना चाहते थे। 1935 जब ये ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट बहुत तेज़ हुए, अल कसाम मूवमेंट भी शुरू हुआ। अल कसाम नामी एक शख्स ने, फ़लस्तीनी ने एक मूवमेंट का फिर स्टार्ट किया। 1936 में ही वो किल्ड और फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बड़ी सी स्ट्राइक की गई, एक अजीम हड़ताल जिसको कहा जाता है। उस अजीम हड़ताल के अंदर 200 हाउसेस सिर्फ जाफा में उड़ा दिए ब्रिटिश फोर्सेस ने, ज़ायनिस्ट तहरीक वालों ने फ़लस्तीनियों के। 180 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने यहाँ से अरब क्लींजिंग का एक फेज़ स्टार्ट किया, जिसको यूं भी कह लीजिए कि अरब नस्ल कशी का एक प्रॉपर स्टार्ट किया वहाँ से, जहाँ पर ये बिग स्ट्राइक हुई। इस बिग स्ट्राइक को भी अरबों ने ख़त्म करा दिया, ये सोचकर कि हमें ब्रिटिशर्स को फिर मौका देना चाहिए फॉर द जनरल पीस। ये अच्छा, इस किस्म की बातें हम आज भी सुनते हैं ना कि ये सब ना करो, स्ट्राइक ना करो और अपने हुकूक के लिए मत लड़ो, फॉर द बिगर पीस। तो ये वो बिगर पीस उस ज़माने से चल रही थी। 1937 से 39 तक तकरीबन 10,000 फ़लस्तीनी, जैसे मैंने आपको बताया, उनको मार दिया गया। 1937 के सितंबर के अवाइल में फ़लस्तीनियन लीडरशिप जो भी किसी भी किस्म की तहरीक में इन्वॉल्व थी, वो सब एग्ज़ाइल कर दिए गए थे, यानी मुल्क बदर कर दिए गए थे। और उसके बाद एक मेथडोलॉजी के साथ काम किया गया और उस मेथडोलॉजी के 2 बेसिक सुतून थे। नंबर 1, डिसआर्म करना पैलेस्टीनियंस को और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जाना। नंबर 2, ट्रेनिंग करना ज़ायनिस्ट फोर्सेस की, so that they can handle Palestinians by themselves and ब्रिटिशर्स के जाने के बाद किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये जिम्मेदारी मिली वेटरन जनरल्स को, जो वर्ल्ड वॉर लड़ने के एक्सपीरियंस्ड लोग थे। उनको वहाँ पे एम्प्लॉय किया ब्रिटिशर्स ने, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को भी और आर्मी ऑफिसर्स को भी, और उन्होंने ये 2 बड़े काम किए। इन 2 काम के नतीजों में 2 तंजीमें बनी। ये 2 तंजीमें बड़ी इम्पॉर्टेंट तंजीमें थीं, जिन तंजीमों ने आगे फ़लस्तीनियों को न सिर्फ शहीद किया बल्कि बेदखल करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। और एक का नाम था एगन, जिसने हंड्रेड्स ऑफ फ़लस्तीनियंस को कत्ल किया, 1938 में बनी। और एक हागाना नाम की एक और तंजीम बनी 1939 में, 1939 में। और ये स्पेशलिस्ट लोग थे टू डिस्प्लेस्ड पीपल। How they used to displace people, how they used to displace the complete village, पूरे गांव कैसे डिस्प्लेस करते थे, इसके बारे में मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा जो ये लोग वहाँ पर आजमाते थे। इनका इंचार्ज ब्रिटिश ऑफिसर था ओडन विंटेज, और ये हवा में बात नहीं हो रही। 1976 की BBC की रिपोर्ट मौजूद है कि ओडन विंटेज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल दीज एलिमेंट्स टू मेक श्योर या फ़लस्तीनी मर जाएं या वहाँ से बेदखल कर दिए जाएं। 1938 to 39 112 फ़लस्तीनियंस को मार दिया गया। उसमें एक 80 साला फरहान भी थे, जिनको रमज़ान मुबारक में शहीद किया गया। 1936 से 39 तक, जो कि ये पूरा एरिया कवर होता है, फ़लस्तीनियन अपहीवल में 5000 फ़लस्तीनियंस, 5000 फ़लस्तीनियों को मार डाला गया। 1940 से 46 तक अपहीवल को तकरीबन जड़ से उखाड़ दिया गया, क्योंकि आपने बताया 1937 में ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद लीडरशिप की मुल्क बदर कर दी गई थी या हो गई थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब किलिंग्स की गई प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, तो फिर ये अपहीवल, ये इनकलाब जो था, रेवोल्यूशन जिसको पैलेस्टीनियन रेवोल्यूशन कह रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अब वो स्पेशल टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस करती थी। ये लोग क्या करते थे कि ये ग्रुप में जाते थे और वो ग्रुप 3 से 4 गांवों को सेलेक्ट करके उन गांवों में आग लगा देता था। अच्छा, ये सब चीज़ें जब वो कर रहे होते थे तो ब्रिटिश फोर्सेस
एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह वहाँ खड़ी होती थी और ज़्यादातर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। यानी इनका आपस में कंसेंट हुआ करता था कि तुम गांवों को आग लगाओगे और हम मुंह उधर करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिश मैंडेट 1946 तक मौजूद था। इस स्पेशल टेक्निक को उन्होंने 3-4 गांवों पे लगाने के बाद सक्सेस रेट जब देखा तो इस टेक्निक को आगे मज़ीद एम्प्लॉय किया गया और हज़ारों लाखों फ़लस्तीनियों को उनके गांवों को जलाने के बाद उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्न आता है। ये उसूल है, जब आप किसी मॉन्स्टर को बनाते हैं तो वो मॉन्स्टर जब ताकत ज़्यादा पकड़ लेता है तो वो इंश्योर करता है कि जिसने उस मॉन्स्टर को बनाया वो उसको भी खा जाता है। ऐसा ही कुछ ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाने वाली जो मुसल्लह तंजीमें थीं, अर्गन और हगना, इसके अलावा भी और कुछ तंजीमें थीं जिनके नाम मुझ तक नहीं पहुँचे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बहुत सारे बम धमाके हुए जिसमें ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट किया गया बकायदा, और उनको टारगेट करने के बाद निशान इबरत बनाया गया। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो ये बात अच्छी तरह बावर कराना चाहते थे कि हमारा मकसद यहाँ से सिर्फ फ़लस्तीनियों को भगाना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पर यहूदी रियासत को कायम करना है, चाहे हम माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो। और इसके बीच में ब्रिटिश फोर्सेस नहीं आएंगी, और ब्रिटिश फोर्सेस फिर चुप रहीं बिकॉज बहुत सारे दहशतगर्दी के हमले किए गए ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर बाय दीज ज़ायनिस्ट मुसल्लह ग्रुप्स। तो ये अब कॉन्सेप्ट जो है पहुंच चुका था 1946-47 तक, और इन दी लाइन आप जहन में रखिएगा, पाकिस्तान भी बनने के करीब करीब है, और अल नकबा की पीक है 1948 में। ज़ायनिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी जो बरतानिया की हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़, बरतानिया की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट की तहरीक थी 1946 से शुरू हो गई थी। ये वारदातें इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट की थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट किया था ताकि उनको ये बावर कराएं कि हम अलग यहूदी रियासत तक किसी को यहाँ नहीं बसने देंगे, क्योंकि कहीं कहीं ब्रिटिशर्स शायद अरब्स की बात भी सुनते थे। तो उसको रोकने के लिए, उसको सबोटाज करने के लिए दे स्टार्टेड अटैकिंग ब्रिटिश आर्मी। 15 मई 1948 ये वो तारीख़ी दिन है जिस दिन ब्रिटिश मैंडेट का इख्तिताम हुआ था। ये कब आए थे? 1917 में, 7 दिसंबर टू बी प्रिसाइज। और 15 मई 1948 उनको मैंडेट का आखिरी दिन था। लेकिन बात सारी ये है कि उस मैंडेट के ख़त्म होने से 1 साल पहले तक कंट्रोल ब्रिटिश आर्मी के पास बिल्कुल नहीं था, बल्कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट में जो आर्म्ड मूवमेंट था उनके लोगों के पास अब आ गया था, और उन्होंने सारा का सारा अल नकबा स्टार्ट उससे 3-4 साल पहले से शुरू कर दिया था। 1982 से वो चीज़ें शुरू हो चुकी थी, बेदखल होना शुरू हो गए थे फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीनों से। फिर वो एक टर्निंग पॉइंट आता है बहुत बड़ा, जिसको आज भी कोट किया जाता है। 19 दिसंबर 1947 यूएन सेशन ऑन पैलेस्टाइन फॉर द डिवीजन ऑफ पैलेस्टाइन, और बड़ी कमाल डिवीजन हुई है जनाब। 58% अरब लैंड माइनॉरिटी के हवाले कर दी गई है, जियो माइनॉरिटी के। एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया यरूशलेम को, यानी यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। अगर आपने बहुत सारे पॉडकास्ट या लोगों की वीडियोस देखी होंगी, यहाँ क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, यहाँ मुसलमानों का भी एरिया है, और यहाँ पर ज्यूज़ का भी एरिया है। दे डोंट इंटरफेयर इन ईच अदर एरिया, ये एक दूसरे को तंग नहीं करते, मुखल नहीं होते। और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। उस पर कहा यह जाता है कि कब्ज़ा किसी का भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यरूशलेम में क़िबला अव्वल में हर रोज़ अटैक होते हैं और हर रोज़ मुसलमानों को शहीद किया जाता है। यानी वो अल नकबा जो स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म आज भी नहीं हुआ। यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन, इन्होंने जनाब बड़ा अपना बेहतरीन काम किया। जूश लॉबी ने बड़ा ज़बरदस्त उनको लॉबी किया, और ये पूरा का पूरा जो यूएन का एक सेशन और उसकी फिर रेजोल्यूशन पास हुई, उसके पीछे ताकत यूएस प्रेसिडेंट की थी। अब 1947-48 की अब हम बात कर रहे हैं। कायदे आज़म वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने
अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और कहा कि अपने आप को फ़लस्तीन की इस डिवीज़न से अलग करें क्योंकि ये अनजस्ट है। आप माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना रहे हैं, उनको ज़्यादा लैंड दे रहे हैं और जो मेजॉरिटी है उसको बेदखल करके डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। डोंट डू दैट। खैर, कायदे आज़म की ट्रूमैन ने किधर सुनी थी, बात उससे आगे चलती है और फ़लस्तीनियों का एक रेजिस्टेंस मूवमेंट, आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, बट इट वॉज टू लेट देन। अरब कंट्रीज़ ने कुछ सपोर्ट किया, कुछ मुजाहिदीन भेजे फ़लस्तीन में जहाँ पे यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन वो अनआर्म्ड भी थे, वेल आर्म्ड नहीं थे और उनके सामने जो दुश्मन था वो बड़ा वेल ट्रेंड था। ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 12 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने उनको इंटेलिजेंस गैदरिंग में और ऑपरेशंस कंडक्ट करने में प्रॉपर ट्रेन किया था। दे वर वेरी वेरी वेल इक्विप्ड एज वेल, तो उनका कोई मैच नहीं था। वो रेजिस्टेंस मूवमेंट कामयाब नहीं हुआ एंड अरब्स हैड टू फॉरगेट पैलेस्टाइन। एक छोटी सी पट्टी गज़ा की और वेस्ट बैंक की और छोटा सा फ़लस्तीन, ऑल सराउंडेड बाय इजराइल, नाउ इज़ द रियलिटी। यही अब हकीकत है। अल-नकबा अभी भी चल रहा है। अल-नकबा रोज़ होता है, रोज़ बेदखल होते हैं फ़लस्तीनी, रोज़ दीवारें खड़ी की जाती हैं, इसराइल को एक्सपेंड किया जाता है। इस पूरे एपिसोड के एंड में मैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ पैलेस्टाइन एंड क्रिएशन ऑफ इजराइल को कनेक्ट करूंगा कश्मीर के साथ। वही डेमोग्राफी चेंज, वही हिंदू पंडित आबाद करना, कश्मीरियों को उनकी ज़मीन से निकाल के कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जाना, ये जो लॉज का चेंजिंग हुआ 2019 के अंदर, सेम पार्ट ऑफ द सेम प्लान नाउ एम्प्लॉयड डिप्लॉयड वेयर कश्मीर के अंदर। बिगर प्लान। पॉलिसी मेकर्स को पता है, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स को, कि एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें कुछ दमखम हो, जिसमें कुछ ताकत हो, कुछ कहने की जसारत करता हो, वो कश्मीर के अंदर भारतीय तसल्लुत को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। अभी आप देखें इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, माशरती सूरत हाल है, इकनॉमिक सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें अब इस बात को डिक्टेट कर रही हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद लाचार बनाया जाएगा। प्लान ऑफ इजराइल एम्प्लॉयड इन कश्मीर, दिस इज़ द पंच लाइन। और यही मेरे एपिसोड की भी कंप्लीट इस सीरीज़ की लास्ट लाइन है। पाकिस्तान को बहुत संभल के, बहुत अच्छे से देखभाल कर अब चलना होगा, वरना हमें भी आज से 50 साल बाद कश्मीरी वैसे ही याद कर रहे होंगे जैसे मैं आज अरबों की बेवकूफ़ियों को और अरबों की नाअहली को डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन कैटास्ट्रोफी अल-नकबा। हमास और इसराइल की इस जंग का एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि अल-नकबा 2 हो, यानी दूसरी बड़ी हिजरत, जो शायद फलस्तीनियों की किस्मत में लिखी जा चुकी है, क्योंकि अरब और मुसलमान ममालिक इस काबिल ही नहीं कि इस बहुत बड़ी अनहोनी को रोक सके। देखते हैं कि अल-नकबा 2 होता है या फलस्तीन एक आजाद रियासत के रूप में दुनिया के नक्शे पर नमूदार होता है। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा खान।